नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, समाजवादी पार्टी के 3 विधायक जिनके ऊपर पिछले काफी वक्त से बागी होने के आरोप लग रहे हैं, उन 3 बागी विधायकों ने अमित शाह से मुलाकात कर अखिलेश यादव की टेंशन को बढ़ा दिया है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि वक्फ बिल पेश होने से पहले यह जो मुलाकात हुई है 3 विधायकों की अमित शाह से, भले ही उन 3 विधायकों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया हो, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इन 3 विधायकों की बैठक ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की टेंशन को बढ़ा दिया है। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे थे, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जिनमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें राकेश सिंह, विनोद चतुर्वेदी और अभय सिंह मौजूद थे। अभय सिंह ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सेठ के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने जानकारी दी कि यह शिष्टाचार भेंट थी, आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दल बदलने का सिलसिला एक बार फिर से देखा जा सकता है। यह तस्वीर इस चीज को बयां कर रही है। आपको बताते चले, मुलाकात की तस्वीर को खुद अभय सिंह ने साझा किया और लिखा, भारतीय राजनीति के चाणक्य, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट कर आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका प्रेरणादायी मार्गदर्शन व आशीर्वाद सदैव ही नव ऊर्जा एवं उत्साह के संचार को गति प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात, सिर्फ अभय सिंह ही नहीं, राकेश प्रताप सिंह हो या विनोद चतुर्वेदी हो, तीनों ने अमित शाह से मुलाकात की अपनी तस्वीरों को साझा किया है। इसके अलावा उनकी तारीफ की है और एक ही बात नजर आती है कि भाई हमने उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद स्वीकार किया। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि 2024 में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे और उसके लिए जो वोट हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर कथित तौर पर बीजेपी के लिए जिन 3 सपाई विधायकों ने वोट किया था, वो यही 3 विधायक थे। इस तरीके के आरोप इन पर पहले भी लग चुके हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हैं, ये वो विहिप है जो तमाम पार्टियों की तरफ से जारी किया गया है अपने सांसदों के लिए कि भाई आज आप सदन में मौजूद रहिएगा, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बहस होनी है। लेकिन इन सबसे पहले झटका लगा है अखिलेश यादव को। वो अखिलेश यादव जो बार बार योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रही हैं। कभी वो कहते हैं कि जी अगर आपको लगता है राजनीति पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब नहीं है, तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कभी वो राणा सांगा का अपमान करने वाले अपने सांसद के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मतलब अखिलेश यादव इस वक्त फुल ऑन टारगेट पर ले रही हैं योगी आदित्यनाथ को, यह देखने के बजाय कि उनकी पार्टी के खुद के नेता चोरी छिपे किससे मुलाकात कर रही हैं या फिर मुलाकात करने के बाद किस तरीके से तस्वीरें अपलोड कर रही हैं। माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में इस तरह की खबरें हैं कि हो सकता है ये 3 विधायक कुछ प्लानिंग कर रहे हो बीजेपी में आने की। लेकिन इन सबसे इतर अखिलेश यादव भी इस बात को भांप रही हैं। शायद इसीलिए उन्होंने ट्वीट करते हुए तंज कसा है, जिसमें वो लिखते हैं कि भाई अगर इस तरीके से कोई धोखा देता है तो वो दर दर भटकता है। बहरहाल अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान आपको सुनाते हैं जिसमें उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनके नेता ने किस योद्धा का अपमान किया है। उन्हें बस फर्क इस चीज से पड़ता है कि कैसे ना कैसे करके बीजेपी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा जाए। उनके ऐसे ही एक बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं बाकी अमित शाह से इन 3 सपाई विधायकों की मुलाकात पर। अब आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। सुमन जी के घर पे हमला हुआ, बीते दिनों जो बयान हुआ था उसके विरोध में करनी सेना का कहना यह है कि उन्होंने ये किया। मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है।
बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी पॉडकास्ट में एनआई में बात करी, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित और खास करके मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पे 100 मुसलमान हैं वहाँ 50 हिंदू सुरक्षित नहीं, लेकिन 100 हिंदू हैं तो वहाँ मुसलमान सुरक्षित है। लखनऊ जैसी राजधानी में एक महिला जो अयोध्या से चल करके बनारस में नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आई, उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसका सामान लूट लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। सरकार ये दावा करती थी कि महिलाओं के प्रति कोई भी घटना नहीं होगी। उसके बाद सरकार को मजबूरी में अपना परसेप्शन, अपनी छवि सुधारने के लिए इनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन इनकाउंटर से क्या असर पड़ा? दूसरी महिला फिर हत्या कर दी गई। इसी तरह बलिया में एक लड़की लटका दी गई, मार करके, हाथ बांध करके। इलाहाबाद में एक बेटी के साथ बलात्कार और घटना हुई। कौन सा जिला नहीं है जहां पर इस तरह की घटनाएं न हो रही हैं? और फिर उन्हीं के सहयोगी दल के विधायक ये कहते हो कि भ्रष्टाचार पुलिस का है, थाने में लूटा जा रहा है, बेईमानी हो रही है। न केवल बस्ती का विधायक कह रहा है ये बात, आगरा के विधायक ये बात कह रहे हैं, और गाजियाबाद का जो विधायक है उसने तो यहां तक कहा कि जिस तरीके से अधिकारी लूट रहे हैं और अधिकारियों को वो चुनौती देते हैं कि अगर उन्हें गोली मारनी है, अगर दूध पिया हो तो उनके सीने पे गोली मार के दिखा दो, और एक विधायक उनकी कुर्सी छीनने के लिए तैयार है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, उस सब को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी इसी तरह की भाषा बोलेंगे, इससे भी ज्यादा कड़वी भाषा बोलेंगे, इससे भी खराब भाषा इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो विदाई का समय आ गया है। इतने वर्षों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, 8 साल की कोई उपलब्धि बड़ी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। इन्हें अपने खास अधिकारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, और सोचिए कब कार्रवाई कर रहे हैं? 8 साल बाद। ये केवल एक अधिकारी नहीं है, ऐसे तमाम वो अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया, जनता को धोखा देकर सरकार बना ली। आज जो अधिकारी उनके आसपास हैं, जिनको जिम्मेदारी दी है, वो समझते हैं, वो आज वो उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्हीं की सरकार में एक अधिकारी पे आरोप लगा था कि जो उत्तराखंड में पैसा निकला है कई 50 करोड़ से ज्यादा, वो भी इन्हीं का कोई अधिकारी खासम खास था। ये तो खबरें चल रही हैं जो अखबारों में, क्या ये सब मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है? और फिर जिस जिले से वो आते हैं, सूदखोर हत्या कर रहे हैं, बेटियां सुरक्षित हैं गोरखपुर में, और उन्हीं के गोरखपुर में गोरखपुर लिंक जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि गोरखपुर लिंक 7,000 करोड़ का बनेगा? जो 2022 में शुरू होना था आज 2025 हो गई, तब भी नहीं शुरू हो पाया। जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया गया, वो एक्सप्रेसवे बनने के बाद से आज तक मेंटेन हो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? सर, आपने एक्सप्रेसवे की बात करी, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 1.5 एक्सप्रेसवे इतने सालों में मिला 2017 तक। दूसरी उन्होंने जो अपने 24 के चुनाव की बात करी, जिसको आप लोग कहते हैं कि 24 में जनता ने चेहरा दिखाया, और 27 का चुनाव इससे पता चलता है। वो ये कह रहे हैं कि 24 में विदेशी फंडिंग हुई थी, और ये जो विपक्ष ने जो संविधान या पीडीए या ये जो सब कुछ था, इससे ढकोसला था, जिसको लोगों ने बाई इलेक्शन में इसका जवाब दिया। अगर विदेश से पैसा फंड हो रहा है तो विपक्ष के पे फंड नहीं हो रहा है, ये सत्ता वालों के पास जा रहा होगा पैसा, सत्ता वालों ने इस्तेमाल किया होगा। कोई कमजोर आदमी को फंड नहीं करता है। कोई फंड अगर करेगा तो लाभ लेने के लिए करेगा, और लाभ सरकार में बैठे हुए लोग दे सकते हैं। और सच्चाई तो यह है कि अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो वो दिल्ली वाली सरकार से कहें कि जहां जहां जिस जिस देश से पैसा आया है, उन एम्बेसडरों की एम्बेसी पर बुलडोजर चलाएं मुख्यमंत्री जाकर के।